बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो इमरान खान साहब का अपना स्टेटमेंट उनके अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर हुआ है, ये मुसद्दिका बयान है जो इमरान खान साहब ने अपनी बहनों से बातचीत करते हुए दिया। ये बयान क्या है, पहले आप ये सुन लें। इमरान खान ने कहा कि मैं तमाम उम्र भी जेल में रहने को तैयार हूँ, लेकिन जुल्म और जबर के सामने झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तानी कौम को भी यही पैगाम देता हूँ कि किसी सूरत जबर के निज़ाम के सामने ना झुके। मुज़ाकरात का वक्त अब गुजर चुका है, अब सिर्फ कौम के एहतजाज का वक्त है। पिछले कुछ रोज से जेल में मुझ पर सख्तियां मजीद बढ़ा दी गई हैं। मेरी अहलिया बुशरा बेगम पर भी सख्ती का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। उनके सेल में जो टीवी मौजूद था वो भी बंद करवा दिया गया है। मेरे और मेरी अहलिया के तमाम इंसानी और कैदियों को दिए जाने वाले हुकूक मुअत्तल हैं, जिसका हिसाब होना चाहिए। मुझे मालूम है कि एक कर्नल और जेल सुपरिटेंडेंट अंजुम ये सब कुछ आसिम मुनीर के कहने पर करवा रहे हैं। अपनी पार्टी को वाज़ेह हदायत करता हूं कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो इसका हिसाब आसिम मुनीर से लिया जाए। बुशरा बेगम पर जुल्म इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेरे दौर में जब आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया गया तो उन्होंने जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बेगम को मुलाकात का पैगाम भेजा था, जिसे बुशरा बेगम ने ठुकरा दिया था। इसीलिए आसिम मुनीर ने उन पर सख्तियां रखी हुई हैं। शुरू दिन से ही उनकी कोशिश है कि बुशरा बेगम पर सख्ती करके मुझे तोड़ा जा सके। जिस जेल में मुझे रखा हुआ है वहां सैकड़ों पाकिस्तानियों के कातिल और दहशतगर्द भी मुझसे बेहतर हालत में रह रहे हैं। एक फौजी रिजवान को शानो शौकत से रखा हुआ है, लेकिन मुझ पर हर तरह का जुल्म जारी है। ये जो भी कर ले, इस जुल्म के आगे ना मैं पहले झुका था ना ही अब झुकूंगा। पंजाब में पिछले 2 साल से मरियम नवाज और मोहसिन नकवी के ज़ेरे साया जबर और फसादियत का जो माहौल है, उसने जमहूरियत और सियासी सरगर्मियों का खात्मा कर रखा है। तमाम मेंबरान असम्बली का काफिले की सूरत में पंजाब आकर सियासी इज्तिमा करना खुश आइंद है। इस वक्त मुझ समेत कई अफराद सख्त तरीन जेलें काट रहे हैं। इसलिए पार्टी का हर शख्स अपने जाती इख्तलाफात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करे। मीडिया के सामने अपनी जाती और अंदरूनी मामलात को ज़ेरे गुफ्तगू लाना किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। मेरी सख्ती से हदायत हैं कि पार्टी में बड़े से बड़ा ओहदेदार या छोटे से छोटा रुकन या जिम्मेदार सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या किसी भी और फोरम पर पार्टी के अंदरूनी मामलात या इख्तलाफात का इजहार मत करे। अपनी सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ एहतजाजी तहरीक पर रखें ताकि मुल्क में इंसानी हकूक की बहाली मुमकिन हो सके। अगर किसी जिम्मेदार ने इस एहतजाजी तहरीक में हिस्सा ना लिया, फिर इसका फैसला मैं जेल से खुद करूंगा। तमाम पार्टी मेंबरान और ओहदेदारान को हदायत करता हूं कि मेरे ट्विटर पैगामात को खुद रीट्वीट भी करें और ज्यादा से ज्यादा अफराद तक मेरे ये पैगामात पहुंचाएं। सेनेट की टिकटों के हवाले से पार्टी बामी मुशावरत से फैसला करे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अडयाला जेल में वकला और अहले खाना से जो गुफ्तगू की, ये जनाब उसका खुलासा है। लगभग 15-16 हजार दफा ये रीट्वीट हो गया अब तक। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 16 हजार मरतबा इमरान खान साहब का ये बयान। अभी भी बिलाशुबा इमरान खान साहब का जो ये ट्विटर हैंडल है, ये पाकिस्तान का सबसे तगड़ा और बड़ा ट्विटर हैंडल है। यहां से सबसे ज्यादा चीजें वायरल होती हैं। पाकिस्तान के तमाम अखबारात की सर्कुलेशन आप एक तरफ कर दें और इमरान खान के अकेले एक ट्वीट की सर्कुलेशन आप एक तरफ कर दें तो पूरी दुनिया तक ये मालूमात ज्यादा जाती हैं। लोग पढ़ते तो मिलियंस के अंदर है, वो तो बहुत बड़ी तादाद में है। यानी अगर यहां पे आप देखें कि कितने लोगों ने इसको लाइक किया तो 21,000 लोगों ने इसे लाइक किया है, 16,000 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है और इसके ऊपर 2,25,000 जो है वो कमेंट्स हैं। तो बहुत ज्यादा लोग इमरान खान साहब के ट्विटर को फॉलो करते हैं। अब तो इसको एक्स कहते हैं। जबकि इमरान खान साहब का ये जो इसकी रीच गई है वो लगभग 8.5 लाख तक जा चुकी है। तो इतनी सर्कुलेशन तो पाकिस्तान के सारे मीडिया की मिला के नहीं बनती। जितना भी प्रिंट मीडिया है उस सारे को आप इकट्ठा भी कर लें तब भी। नादरीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से एक बड़ी अफसोसनाक खबर है और बड़ी तशवीशनाक खबर है और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। और ये शाकिर महमूद ऐवान साहब ने भी बताया, सनम जावेद ने भी बताया, कुछ और लोग काफ़ी दिनों से बता रहे हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत इंतहाई नासाज है। उन्हें सर्वदित अस्पताल मुंतकिल किया गया है और उन्हें जो है वोमिटिंग हो रही है, बुखार है, मैदे की सख्त तकलीफ है। गुज़िश्ता कई दिनों से वो बीमार थी, उन्हें सांस का प्रॉब्लम जो है वो उनके साथ मौजूद है और जेल में उनको ऑक्सीजन भी नहीं मिली। उन्होंने इसकी शिकायत भी की थी
कि एक मौका पर जब उन्हें ऑक्सीजन चाहिए थी तो जेल में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को ऑक्सीजन नहीं मिली, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हुई थी। ये वही डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के लिए सहूलतकारी की थी, उन्हें पाकिस्तान से बाहर भिजवाया था इलाज करवाने के लिए। जब मियाँ साहब ने कहा था उनके प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए हैं, खुदा न खास्ता उनकी जान जा सकती है, अदालत ने भी कहा कौन जिम्मेदार होगा, तो फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने मियाँ साहब को तमाम सहूलियात फराम की, अस्पतालों में उनकी फैमिली को सहूलियात फराम की, अस्पतालों का सारा निज़ाम उनके ताबे कर दिया। और फिर एस्टेब्लिशमेंट ने किस तरीके से मियाँ साहब के प्लेटलेट्स की रिपोर्टें बनाकर मियाँ साहब को पाकिस्तान से बाहर रवाना कर दिया, और बाहर जाते ही मियाँ साहब के प्लेटलेट्स ठीक हो गए। वो हमने चैलेंज किया हुआ, मियाँ साहब ने आज तक उसका जवाब नहीं दिया था। अब नादरीन, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब वही खातून है, लेकिन उसी नवाज शरीफ को इन्होंने शिकस्त दी इलेक्शन में, और वही नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के जो आका हैं वो इन्हें बाहर नहीं आने दे रहे। आज उसी नवाज शरीफ की बेटी की सूबे में हुकूमत है, और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ क्या हो रहा है ये आप सबके सामने है। तो शरीफ खानदान जो है ये किसी का भी सगा नहीं है, ये सिर्फ अपने मफाद के हैं। इनके साथ आप नेकी भी करेंगे तो ये क्या करेंगे वो आपके सामने है। इमरान खान साहब ने अपने जो बयान में कहा कि सेनेट की टिकटों के हवाले से पार्टी बाहमी मुशावरत से फैसला करे। इससे पहले इमरान खान साहब खुद फाइनल करते रहे हैं टिकटें। अभी शेख वकास अकरम साहब ने नेशनल टीवी पे इंटरव्यू देते हुए कहा, वसीम बदामी साहब से वो बात कर रहे थे, तो शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि मिर्जा अफरीदी का टिकट पहले भी इमरान खान ने फाइनल किया था, अब भी इमरान खान ने फाइनल किया है। तो जो लोग भी तनकीद कर रहे हैं वो इमरान खान के फैसले पे तनकीद कर रहे हैं। तो देखें, अगर सरमायादार को टिकट इमरान खान साहब देंगे और ये बताएंगे कि वो इनकलाब ला रहे हैं इसके जरिए से, तो ये तो फिर कोई भी बिलीव नहीं करेगा। अगर मिर्जा अफरीदी जो है ये अपने पैसे की बलबूते के ऊपर काबिल कबूल बन गया, जिसने बहुत इंजॉय किया वो टाइम जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार पड़ रही थी, जब तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, मीडिया को, शायरों को, सिविल सोसाइटी को, वकला को, सबको मार पड़ रही थी, आम आदमियों को, औरतों को मार पड़ रही थी, उस वक्त मिर्जा अफरीदी और कुछ और लोग एंजॉय कर रहे थे। अगर मिर्जा अफरीदी ने उनके लिए ये गुंजाइश निकल गई है तो असद उमर, अली जैदी, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, फरूक हबीब, महमूद खान, अंदलीब और मुराद राज, बहुत सारे दर्जनों और लोग हैं, बेशुमार हैं, तो इन सब के लिए भी गुंजाइश निकल जानी चाहिए फिर तो। या सिर्फ उसी के लिए गुंजाइश निकलेगी जिसके पास पैसा ज्यादा है या जो चंदा ज्यादा दे सकता है? तो ये तो इमरान खान के खाते डाल दिया। शेख वकास अकरम साहब ने क्लियरली कह दिया कि पहले भी मिर्जा अफरीदी को इमरान खान ने फाइनल किया था और अब भी इमरान खान ने फाइनल किया। वैसे इमरान खान साहब ने जेल में बहुत सारे लोगों को वादा कर दिया था सेनेटर बनाने का, लेकिन हुआ ये कि पीटीए की सीटें कम रह गई, मखसूस नशिस्तें भी चली गई, उससे भी 2 सेनेटर इनके कम हो गए। तो जब सेनेटर्स की तादाद कम होती चली गई तो ऐसी सूरत में यानी एक आधा सेनेटर ज्यादा अपोजिशन को, इनको तो 9-10 सेनेटर इनको मिल रहे थे। तो इमरान खान साहब ने उतने ही लोगों से वादा कर लिया था, अब वादा ज्यादा से कर लिया है, सीटें कम रह गई हैं, लिहाजा पार्टी जो है वो खुद ही डिसाइड करे। तो पार्टी का झुकाव तो बिजाइड जो दिखाई दे रहा है वो सरमायादारों की तरफ है और सरमायादारों को फायदा होगा। अच्छा, एक सर्वे करवाया था तारिक मतीन साहब ने कि मिर्जा अफरीदी को टिकट मिलना चाहिए या एक और बंदे का नाम लिखा हुआ, और ऐसा लगता है कि शायद तहरीक इंसाफ इनको संजीदा नहीं ले रही या इस पर कोई रद्देमल देना नहीं चाहती। देखिए, अगर आप सुहेल वड़ाइच को किसी खाते में ना भी लें या आप ये कहें कि ये एक सीरियस कैरेक्टर नहीं है, हम इनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते, तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन देखिए, सुहेल वड़ाइच ने जिनसे मुलाकात की वो तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं और इस वक्त मुल्क के स्याह और सफ़ेद के मालिक हैं। बल्कि हमेशा से ये फौजी सरबराह जो है वही पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद के मालिक रहते हैं। लिहाजा ये जो फौजी सरबराह ने उनसे मुलाकात की और फिर सुहेल वड़ाइच साहब ने उनकी ख्वाहिशात को या उनकी बातों को अपने कॉलम के अंदर लिख दिया, तो अब सुहेल वड़ाइच साहब के मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संजीदा लेना चाहिए था। और ऐसे मौके पर जब साले जाफर साहब ने भी एक दावा कर दिया, ये साले जाफर वही सहाफ़ी हैं जो सियासतदानों के कमरों से कुछ जिनसी अद्वियात भी निकाल लाते हैं डिक्टेटर्स के कहने पर या उनके अदवार में, और ये मरियम नवाज की कपड़ों की तारीफ भी बहुत करते थे गैर मुल्की दौरों में। तो ये हमेशा से एक लाइन लेते हैं। तो अभी जो है साले जाफर साहब के बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सच्चे दिल से माफ़ी पर गौर कर रही है। मुझे समझ नहीं आती कि ये सच्चे दिल क्या है, ये सच्चे दिल की माफ़ी क्या होती है और ये कैसे, पैरामीटर क्या है, पता कैसे चलेगा कि सच्चे दिल से या झूठे दिल से, ये तो बात समझ नहीं आती। लेकिन 3 चीज़ें जो है ना वो सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम से निकलती हैं या उनकी तहरीरों से निकलती हैं जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संजीदा लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फील्ड मार्शल से मुलाकात की बाकायदा यूरोप जाके, ब्रसल्स में, अब बल्कि तस्वीर भी उन्होंने जारी की है, वहां जाके मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने ऐसी बातें की
जिन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस लेके बात करनी चाहिए। नंबर 1, ये जान से मारने की धमकियां हैं। इसमें जुल्फिकार दी भुट्टो का जिक्र है, तारा मसीह का जिक्र है जिसने फांसी दी थी, या कोई सानिया हो जाएगा इसका जिक्र है। तो ये एक तरह की धमकियां हैं। एक तो धमकियां दी जा रही हैं, और बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पुराने टाउट्स हैं शायद वो कामयाब नहीं हुए, तो अब सुहेल वड़ाइच जैसे सीनियर आदमी को एक मौका दिया गया है कि आप डराएं और धमकाएं, शायद ये फॉर्मूला काम कर जाए। दूसरा, आसिम मुनीर साहब से मुलाकात के बाद कहा गया, जो भी उनकी तरफ से कहा गया, उससे पहले उन्होंने जो बातें की वो थोड़ी मुख्तलिफ थी, लेकिन ये जो जान से मारने की धमकियां ये आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद हैं, तो तहरीक इंसाफ को संजीदा लेना चाहिए। और तीसरा, देखिए उन्होंने ये भी कहा कि मईशत में, खारजा और दाखिली मामलात में आर्मी चीफ की बदतरीन जो है वो एक इन्वॉल्वमेंट है। ये भी उन्होंने अपने कॉलम्स के जरिए से एतराफ़ किया। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर बात ज़रूर करनी चाहिए थी। लेकिन अब आप हर लिहाज से बात कर सकते हैं कि आर्मी चीफ को ये आईनी तौर पे इख्तियार नहीं है कि वो मईशत पे बात करें, वो बात करें खारजी मामलात पे या दाखिली मामलात पे। उनकी ये डोमेन नहीं है, ये सियासतदानों की है। और अगर वो ये कर रहे हैं तो इस पर अपोजिशन ही तनकीद करेगी ना, तो अपोजिशन इस पर बात ही नहीं करती। और मैं हैरान हूँ पाकिस्तान के उलमा इकराम पे, यानी मौलवी हजरात से मेरा ये सवाल है कि मौलवी साहिबान, यानी आपको होश नहीं आ रही? सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में लिखकर बताया, हर छोटी छोटी चीज़ पे आप जाग जाते हैं, इद्दत वाले केस पे आपको होश नहीं आती। पाकिस्तान के मौलवियों को छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप उछलना शुरू हो जाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को कहा कि माफ़ी मांग लो। अब ये मिसाल देने का तुक क्या है? यानी क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट खुद को खुदा समझना शुरू हो गई है, और इमरान खान को इबलीस साबित करने के लिए ये अब कुरान पाक का ये वाला हवाला पेश करेंगे? और जिन लोगों ने माफ़ी मांग ली, क्या वो सारे फरिश्ते साबित हो गए हैं? यानी जरदारी और नवाज शरीफ, क्योंकि इन्होंने माफिया मांग के बूट पॉलिश किए हुए हैं, तो क्या ये फरिश्ते हैं अब? तो एस्टेब्लिशमेंट खुद को खुदा क्लेम कर रही है। इसके ऊपर कोई पाकिस्तान के मौलवियों ने बात की? बिल्कुल खामोश है, कोई बात ही नहीं करता। हाँ, ये ज़रूर है कि फजलुर रहमान साहब की जमात के कुछ लोगों को बड़ा गुस्सा है इस्लामाबाद में मसाजिद के मामले को लेकर, क्योंकि ये ज़्यादातर मसाजिद जो है वो ज़िया-उल-हक साहब के दौर में बनी है और फजलुर रहमान साहब की जमात और उनके फ़िरके से मुताल्लिक है। तो ये उनकी एक स्ट्रेंथ है कि इन मसाजिद में, इन मदारिस में वो बच्चे हैं जो उनके एहतजाज वगैरह में भी आते हैं, और वो उनकी एक वाबस्तगी भी है इन मदारिस और मसाजिद के साथ, एक दिली वाबस्तगी भी हो जाती है ना। तो हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने कहा जी कि आर्मी चीफ भी हाफ़िज़ कुरान है, मैं भी हाफ़िज़ कुरान हूँ, तो आए कुरान पाक सामने रख के बात कर लेते हैं कि कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज और तोड़फोड़ ज़्यादा बड़ा जुर्म था, या इस्लामाबाद में एक पुरानी मस्जिद को गिराना ज़्यादा बड़ा जुर्म था। और अगर ग्रीन बेल्ट का मामला है तो ग्रीन बेल्ट पे तो बेशुमार लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई हुई हैं, नालों के रस्तों पे बनाई हुई हैं, वहाँ से आगाज़ कर लें, मस्जिद क्यों गिराई गई? फिर हाफिज़ अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि मस्जिद इतनी उजलत में गिराई गई कि कुरान पाक को भी दरगोर कर दिया गया, वहाँ पे दबा दिया गया ज़मीन में, कुरान पाक की बेहुरमती भी की गई, और ये उन्होंने ऑन एयर कहा, और फिर रातों रात सफाई करके वहाँ पे दरख्त भी लगा दिए गए। अब आप नाज़रीन अंदाज़ा कीजिए कि जो इतनी ताकत रखता है वज़ीर दाखिला, या इतनी कुदरत रखता है, या चीज़ों को ऐसे कंट्रोल करता है कि रातों रात मस्जिद और मदरसा हटा के वहाँ पे सीधा मैदान बना के वहाँ पे रातों रात दरख्त लगा के वो साबित कर देता है कि यहाँ तो कुछ था ही नहीं। तो जब 26 नवंबर 2024 को इस्लामाबाद डी चौक में गोली चली और वहाँ पे लाशें पड़ी थी, तो इनके लिए फिर लाशें गायब करना और उस जगह को साफ करना, धोना और पहले जैसा बना देना कौन सा मुश्किल था? वो ये भी कर सकते हैं। जो ये कर सकते हैं इतना बड़ा काम, तो वो काम भी इनके लिए कोई मसला नहीं था, उठाओ और गायब कर दो, हर चीज़ साफ कर दो। लिहाजा ये फजलुर रहमान साहब की पार्टी इसके ऊपर थोड़ी सी गुस्से में है, लेकिन मौलवी हजरात जो आर्मी चीफ से मनसूब एक चीज़ सुहेल वड़ाइच साहब ने की है उसके ऊपर अभी तक बात नहीं कर रहे। हम इंतज़ार करेंगे कि कौन से मौलवी इसके ऊपर बात करते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब तो डील नहीं कर रहे। ये जो ख्वाहिश है ना माफ़ी की, ये बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से चाहती है कि सारे उनसे माफ़ी मांगे। जब अभी मेरी आज बात हो रही थी हैदर मजीद से, ये इमरान खान साहब के साथियों में से एक है, ISF के भी रहे, वकला तंजीमों के भी रहे, और ये हसन न्याजी के साथ ये गिरफ्तार हो गए थे और इन्हें फ़ौजी अदालत में रखा गया था। फ़ौजी कस्टडी में फ़ौजी अदालत ने इनको सज़ा दी थी
और उसके बाद जेल से रिहा होकर आ गए। उन्होंने मुझे चंद बड़ी अजीब चीज़ें बताई। एक तो उन्होंने बताया जैसे उन पर टॉर्चर किया जाता था, जो मिलिट्री कस्टडी में उनके साथ ज्यादतियाँ हुई वो उन्होंने मुझे बताई। और फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि हमें जब सज़ा सुनाई गई तो हम जेल में थे। अब सज़ा सुनाने का तरीका ये था कि हमें बुलाया जाता था, वहाँ पे वो लोग मौजूद होते थे, मिलिट्री की जो अदालत के लोग हैं वो भी, और साथ में जो जेल का अमला वो भी, और वहाँ पे एक सिपाही खड़ा हुआ था जो सज़ा सुना देता था। यानी जितने भी लोगों को फौजी अदालत ने सज़ा सुनाई है वो सारी की सारी सज़ा सिपाही ने सुनाई है। अंदाज़ा करें आप, अदालतों में सज़ाएं जो सुनाते हैं वो जज सुनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सज़ा सुनाई है वो एक सिपाही ने सुनाई है। वो बुलाते थे बंदे को, खड़ा करते थे, उसे कहते थे जनाब आपकी इतनी सज़ा है, ये जुर्म है, अब आप जाए। और ये सज़ा जो सुनाता था ना वो एक नॉर्मल सा सिपाही था जो ये सुना रहा था। उसके बाद हैदर मजीद ने मुझे बताया कि चंद दिन के बाद हमारे पास वही लोग आए और एक माफ़ीनामा लिख कर लाए। उन्होंने कहा जी आप ये माफ़ीनामे पे दस्तखत करें और हम चीफ साहब को ये माफ़ीनामा भेजेंगे तो वो आपकी सज़ा माफ़ कर देंगे और आप बाहर आ जाएंगे। तो हैदर मजीद ने कहा जी मैंने उन्हें माफ़ीनामा जो खुद लिख कर दिया उसकी जगह पे मैंने उस पर यह लिख कर दिया कि, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिख कर दिया कि मैं खुद एक वकील हूँ, मैं कानून को जानता हूँ और मेरी उम्मीद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से है, अदालतों से है, और मैंने कुछ ऐसा नहीं किया और मैं किसी चीज़ की माफ़ी नहीं मांगता और ये हमें सज़ा भी गलत हुई है। तो उसने अपना मौक़िफ़ पूरा लिख के भेज दिया। वो मौक़िफ़ आज तक कभी हमारे सामने नहीं आया, लेकिन हैदर मजीद ने मुझे ये बताया। तो माफ़ी मंगवाने का शौक़ कितना आप देखें कि उधर उनको सज़ा सुनाई, फिर उनके पास खुद ही कागज़ लेकर जा रहे हैं कि आप हमसे माफ़ी मांग लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उन्होंने नहीं मांगी। मैं जब ISI की कैद में था, जबरी तौर पे लापता था, तो मुझे उन्होंने कहा इमरान खान कब तक टूट जाएगा। तो मैंने कहा टूटने का मतलब क्या? उन्होंने कहा जी माफ़ी मांगे। उस वक्त भी, आज से 2 साल पहले, अगस्त 2023 में जब इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया तो तब भी इन्होंने मुझे यही कहा था कि इमरान खान माफ़ी मांगे। उस वक्त भी यही ख्वाहिश थी माफ़ी मंगवाने की। फिर बहुत सारे टाउट्स को इस्तेमाल किया गया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग माफ़ी मांगे, इमरान खान माफ़ी मांगे। उसने नहीं मांगी माफ़ी, और अब फाइनली सुहेल बड़ाइच तक मामला आ गया कि माफ़ी मांगे। ऐसा लगता है पूरा निज़ाम मिन्नतें कर रहा है इमरान खान की कि अल्लाह का वास्ता माफ़ी मांग लो। और भाई माफ़ी तो वो तब मांगे जब वो ये बात कबूल करे कि उसने कुछ गलती की है। वो तो ये कहता है कि मैंने गलत किया ही नहीं, मुझे पहले गलत साबित करो फिर मैं माफ़ी मांगू ना। मैं तो गलत हूं ही नहीं, ना मैंने कोई गलत काम करने का हुक्म जारी किया, ना मैंने कोई गलत काम किया, और ये सारा का सारा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अब इसमें इमरान खान साहब माफ़ी मांगते नहीं, और दूसरी तरफ जनाब एक बचकाना सी सोच है कि माफ़ी हमने मंगवानी है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कौम को मिलकर ना एस्टेब्लिशमेंट से एक ही दफ़ा माफ़ी मांगी और माफ़ कर दो भाई जी, जाओ जाके अपना काम करो, जाके आप अपने बॉर्डरों पे जाएं, अपनी सिक्योरिटी संभालें, हमें आप माफ़ कर दें, बड़ी मेहरबानी आपकी। पूरी कौम को चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ले कि जनाब सानू माफ़ कर दो, असी रज गए भाईजान, हम रज गए हैं, हमें आप माफ़ कर दें, हमारे साथ बहुत हो गई है, बड़ी मेहरबानी, आपको माफ़ी चाहिए ना, लिख के दे देते हैं जनाब माफ़ कर दो, अल्लाह के नाते माफ़ कर दो, बस जाओ जाके अपना काम करो, तो पाकिस्तान को अब चलने दें आप। ये तो फिर यही हल रह गया पूरी कौम के पास। अगर माफ़ी का बहुत शौक है तो कौम ऐसे माफ़ी मांग सकती है। नादरीन, मोहसिन नकवी साहब ने आर्मी चीफ का वही वाला मुतनाज़ बयान जो है वो दोबारा सुना दिया मीडिया को कि एक कोई सऊदी शख्सियत आई थी पाकिस्तान में इंडिया से होकर, बड़े इंपॉर्टेंट लोग आए थे सऊदी गवर्नमेंट के, और वो जंगबंदी पे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। तो आर्मी चीफ ने उन्हें भी यही कहा कि इंडिया एक चमकती हुई शाइनिंग मर्सिडीज है। यानी ये तस्लीम किया कि बड़ी कीमती गाड़ी है, बहुत खूबसूरत शाइनिंग मर्सिडीज इंडिया, और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है। एक डंपर से मिसाल दिया पाकिस्तान को। अच्छी मिसाल भी बल्डोजर कहा जा सकता था, और कोई अच्छी मिसाल दी जा सकती थी, लेकिन डंपर ट्रक कहा। और उसके बाद वो जो है सऊदी जो सफ़ीर आए हुए थे, जो नुमाइंदगी कर रहे थे, वो खामोश हो गए। उनके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं है मोहसिन नकवी के बकौल। लेकिन जब आप ऐसी बात करेंगे तो फिर अगला क्या कहेगा आपको? वो यही सोचेगा ना। और सऊदीज को क्या पसंद है? क्या डंपर पसंद है या मर्सिडीज पसंद है? तो उन्हें तो मर्सिडीज पसंद है, और आप अपने आप को खुद ही कह रहे हैं कि हम डंपर हैं। कोई अच्छी मिसाल देनी चाहिए थी ना। यानी मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान दुनिया को बताना क्या चाहता है और करना क्या चाहता है, और इन लोगों के दिमागों में क्या चल रहा है। ये मेरी बात आप लिख कर लें। थोड़े अरसे के बाद जो जंगी जनून इस वक्त ये सारे लोग मिलकर फैला रहे हैं ना, ये इससे जान छुड़ा रहे होंगे।
और ये कौम को कह रहे होंगे नहीं नहीं हमने इंडिया के साथ दोस्ती करनी है, हमने तिजारत करनी है, हमने ये मामलात करने हैं, कश्मीर को आप भूल जाएं, हम लड़ना नहीं चाहते, हम अच्छे बच्चे बन के रहना चाहते हैं। आप देखिएगा थोड़े अरसे के बाद